नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे स्टे के बारे में। स्टे क्या होता है, स्टे किस लिए दिया जाता है तथा स्टे की प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों, ये वीडियो दो पार्ट में आएगी, तो आप ये पहला पार्ट अच्छी तरह से देखना ताकि आपको दूसरा पार्ट भी समझ में आए। तो दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का अस्थायी व्यादेश, जिसे टेम्पररी इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है, इसे सीपीसी के ऑर्डर 39 में रखा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि स्टे किसे कहते हैं, स्टे क्यों लगाया जाता है, स्टे किस प्रकार से लगाया जाता है तथा यदि स्टे लगा हुआ है तो उसे किस प्रकार से हटाया जाता है। तो दोस्तों, उदाहरण के लिए समझते हैं, जब कोई वाद जमीन से संबंधित या कोई संविदा संबंधित कोर्ट में चल रहा है। संविदा संबंधित अर्थात आपका नौकरी का हो सकता है, किरायानामा हो सकता है, आपका कोई एग्रीमेंट हो सकता है, ये सब संविदाएं कहलाती है। तो आपका अगर कोई भी वाद कोर्ट में संविदा से संबंधित या जमीन से संबंधित चल रहा है, तब कोर्ट में कार्यवाही में समय लगता है, क्योंकि क्या है कि कोर्ट तुरंत फैसला नहीं देती है, हर फैसले में टाइम लगता है। तो फैसला आने के लिए टाइम के कारण ही वादी या प्रतिवादी को अपनी ज़मीन पे खतरा महसूस करता है। मान लो ज़मीन का भी खतरा हो सकता है और किरायानामा है तो मकान का भी खतरा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब तक कोर्ट में मामला चलेगा तब तक विपक्ष को उस ज़मीन का उपयोग करता रहेगा और ज़मीन पर अवैध बिल्डिंग और अवैध मकान बनाने की संभावना कर सकता है। और यह भी हो सकता है कि वह ज़मीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए स्टे की मांग की जाती है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि स्टे क्या होता है। तो कोर्ट में विवादित संपत्ति पर जब कोई वाद चल रहा है, तब विवादित संपत्ति के वाद के दौरान सुरक्षित करने के लिए वादी या प्रतिवादी, इसमें समझने की बात यह है कि दोनों पक्षों में से कोई भी स्टे के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं होता कि आपको किसी एक पार्टी से होना जरूरी है। आप किसी भी पार्टी से होंगे, या आप वादी हो सकते हैं या प्रतिवादी। आपको कोई स्पेसिफिक पार्टी में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जैसे स्टे का एक आवेदन पत्र रहता है, उस आवेदन पत्र के द्वारा स्टे का आवेदन किया जाता है। इसके साथ ही एक शपथ पत्र भी देना होता है। यह दोनों हमेशा 39(1)(2) की एप्लीकेशन कही जाती है, जिसमें ज़मीन का दुरुपयोग जो हो रहा है और जो कुछ घटित हो रहा है उसकी जानकारी से कोर्ट को परिचित कराया जाता है तथा कोर्ट में साबित करना होता है कि वादग्रस्त संपत्ति को खतरा है। कोई भी पक्षकार संपत्ति को बेच सकता है या संपत्ति को किराए से दे सकता है या कुछ ऐसा कर सकता है जिससे कब्जा वापस लेने में कठिनाई हो। या हो सकता है आपकी ज़मीन उपजाऊ प्रकृति की हो और उस पर कोई ऐसा निर्माण कर दे जिससे उसकी उपजाऊ क्षमता चली जाए। तो ऐसे कुछ भी कार्य करने से ज़मीन को खतरा महसूस होता है। ऐसी स्थिति में वादी या प्रतिवादी स्टे के लिए आवेदन दे सकता है। तो दोस्तों, जैसे हम देखा कि स्टे का उपयोग कैसे होता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि स्टे का उपयोग होने के बाद क्या होता है। तो जैसे संविदा भंग से संबंधित हमने बात की थी। तो संविदा भंग से संबंधित मदों में हो सकता है आपका कोई चेक बाउंस हो गया हो, या कोई ऐसा प्रविवरण हो सकता है, या कोई ऐसी स्टाम्पित बात हो सकती है जिसमें कोई रुपयों की वसूली से संबंधित बात हो। तो उन सब में जो मुख्य मामला होता है कि जो सामने वाला पैसा देगा तो वो कैसे देगा। मान लीजिए सामने वाले के पास एक ज़मीन है और अब आप चाहते हैं कि उस ज़मीन को बेचकर आपके पैसों की वसूली की जाए, परंतु सामने वाली पार्टी उस ज़मीन को पहले ही वसूली के पहले उसे पता चल जाता है कि केस अपन हारने वाले हैं। तो वह क्या करती है कि वह उस ज़मीन को बेचना चाहती है कि अगर जब भी मामले का फैसला आता है तब उस ज़मीन को कोर्ट बिकवाएगी या कुर्क करेगी। तो ऐसी स्थिति में वह नहीं चाहता कि उस ज़मीन को बेचा जाए, इसलिए वह पहले ही बेचना चाहता है। तब भी आप स्टे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि स्टे देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। काफ़ी बार ऐसी स्थिति आती है कि अगर स्टे नहीं दिया गया तो व्यक्ति उसका गलत इस्तेमाल करता है, क्योंकि स्टे एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे लगने में टाइम लगता है, वापस उसका निष्फल होने में भी टाइम लगता है। तो स्टे का ऐसा नियम बनाया गया है कि अगर किसी को लगे कि उसकी स्टे की प्रक्रिया जल्दी से लगाई जाए, क्योंकि अगर मकान खड़ा हो रहा है तो वो ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है मकान खड़ा होने में। तो अगर जब तक स्टे की प्रक्रिया चलती है तब अगर मकान बन गया तो फिर उसे कब्जा लेने में दिक्कत होगी।
इसलिए एक नियम स्टे की प्रक्रिया के अंतर्गत दिया गया है। इसके तहत हम कोर्ट में ये बता सकते हैं कि अगर आप स्टे बाद में देते हैं तो वह निष्फल हो जाएगा, उससे सुनवाई का कोई मौका ना दीजिए। सुनवाई का मौका देने से तो टाइम लगेगा, तो उस टाइम में वह पक्षकार अधिक कब्जा जो होगा वो लेने में कठिनाई करवा पाएगा। तो इसके बाद जैसे ही आदेश मिलता है उसके तुरंत बाद हमें क्या करना रहता है, तो कोर्ट के इसमें कुछ नियम है कि आवेदन पत्र के साथ जो शपथ पत्र फाइल किया है उसको आपको देना पड़ेगा, जो आपका प्रतिवादी है, या प्रतिवादी है तो वादी को देना पड़ेगा। और अगर वाद पत्र की जो प्रति होती है वो आपको देनी पड़ेगी। उन दस्तावेजों की प्रति जिस पे आपका आवेदन निर्भर करता है, मतलब जो आपने स्टे का आवेदन दिया है, जिन आवेदन पर आपका स्टे निर्भर करता है वो आवेदन भी आपको देना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि जो स्टे होता है उसका आपको जो शपथ पत्र के द्वारा कोर्ट में साबित भी करना पड़ता है कि जो आपने कागजी कार्यवाही के लिए कोर्ट ने प्रस्तुत करने के लिए कहा था आप वो दे चुके हैं। और जो न्यायालय का 30 दिन के भीतर निपटाए जाने का प्रयास करता है वह ऐसा है कि जो भी स्टे होता है वह लगने के तुरंत बाद, जो ऐसा स्टे होता है जो सुनवाई के बिना लगाया जाता है, ऐसे स्टे की सुनवाई 30 दिन के भीतर करनी होती है, तथा स्टे स्टे अगर निराधार है या आधार है इसका जानने का प्रयास भी करना होता है। तो अब हम देखेंगे व्यादेश के प्रभावोन्मुक्त उनमें फेरफार और आपस्त किया जा सकेगा। तो न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि यदि पक्षकार संतुष्ट नहीं हो पाता है तो उस व्यादेश को प्रभावोन्मुक्त या उसमें बदलाव और समाप्त भी किया जा सकेगा। तो ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनमें उस स्टे को वापस लिया जा सकेगा? तो दोस्तों, मिथ्या या भ्रामक होने पर, सूचना भी न मिली हो, ऐसी स्थिति मतलब जब भी बनती है, या अर्थात जब स्टे में ऐसी बातें लिखी गई जो मिथ्या है, भ्रामक है, तो सामने वाली पार्टी ये बता सकती है कि ये सब मिथ्या बातें हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं है। नए कारण प्रस्तुत कर साबित किया जाए कि फैसला न्याय संगत नहीं है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर स्टे लग चुका है तो आपको ये साबित करना होगा कि जो आपका फैसला है उसमें हमारे पास ये कारण है और इन कारणों की वजह से ही आपका ये फैसला न्याय संगत नहीं है। किंतु जब दोनों पक्षकारों को सुनकर अंतिम फैसला दिया जाता है, तब जब तक वो स्टे लगा है, तब तक जब तक अंतिम फैसला ना आ जाए तब तक वह स्टे लगा रहेगा। किंतु यदि परिस्थिति ऐसी बदल जाती है जिसमें ऐसा लगता है कि पक्षकारों को या किसी एक पक्षकार को ही कष्ट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्टे को वापस नियम बदला जाता है। इसमें एक राज्य का संशोधन है कि राज्य ने कहा है कि अगर कोई पक्षकार ऐसा समझता है कि उसके पक्ष में स्टे है और वह चाहता है कि इसमें विलंब हो, मान लीजिए अगर आपका ज़मीन पर कोई विवाद चला रखा है और आप चाहते हैं ज़मीन पर कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, ज़मीन ऐसे ही पड़ी रहनी चाहिए, तो अब आप उसमें विलंब करेंगे तो आपका फ़ायदा है। तो ऐसी स्थिति में राज्य का संशोधन है कि अगर कोई जानबूझकर विलंब कारित करना चाहता है तो ऐसा विलंब कोर्ट में नहीं चलेगा, उसमें स्टे वापस हट सकेगा। अब दोस्तों, एक लास्ट मद आज रह रही है कि अगर नगर निगम आपके ऊपर कार्यवाही करता है, बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि आप अपने घर के बाहर कोई एक्स्ट्रा निर्माण कार्य करा लेते हैं जिस पर नगर निगम कार्यवाही कराता है, लेकिन नगर निगम को पूर्ण जानकारी नहीं होती है, तो कोर्ट को आप पूर्ण जानकारी से अवगत कराते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, इस पर मेरा ही ये घर है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट स्टे का ऑर्डर देती है जो कि नगर पालिका की पूरी नगर पालिका टीम के ऊपर ही लागू होता है। इसमें कोई कर्मचारी नहीं बचता है, अर्थात आपको किसी से डरने की जरूरत